Okay, so what we are starting now is stock appreciation, right? In the last session, we have done with ESOS, ESPS. We have already done with all the important points of share with employee benefit, फिर trust route से कैसे implement होता है. Almost everything we have already covered. अब हम लोग stock appreciation right. अब देखो stock appreciation right का मतलब क्या होता है. तो stock appreciation right means a right given to SAR grantee. अब ये चीज़ समझो. SAR ग्रांटी और कोई नहीं है, एम्प्लॉइज है. मतलब जिसको SAR दिया गया है, सो SAR ग्रांटी entitling him to receive appreciation for the specified number of shares of the company wherein the settlement of such appreciation may be made by way of cash payment और equity shares. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ. तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट जो है ये एक राइट है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर जो भी एप्रिसिएशन होता है वो दिया जाता है. एंड एप्रिसिएशन कैसे देते हैं. सो एप्रिसिएशन या तो कैश के फॉर्म में दे सकते हैं या तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में. तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ सच एप्रिसिएशन may be made in the form of cash payment और equity shares. अब देखो अब यहाँ पे एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है. ना एप्रिसिएशन का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ SAR और वेस्टिंग. तो जो मार्केट प्राइस है, सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR और वेस्टिंग ऑफ SAR माइनस SAR प्राइस, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ. चलो लेट्स टेक वन एग्जांपल. अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लेते हैं SAR प्राइस है 100 रुपये. क्लियर. अब नाउ अब कंपनी ने एम्प्लॉय के नाम पे तो SAR प्राइस 100 रुपये. नाउ कंपनी अब देखो सो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कंपनी एज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ SAR और वेस्टिंग ऑफ SAR. अब यहाँ पे अगर SAR प्राइस 100 रुपीज़ है, नौ मार्केट प्राइस मान लेते हैं कंपनी का 950 रुपीज़ है पर शेयर का. तो इसका मतलब एप्रिसिएशन कितने का हुआ. सो देयरफॉर एप्रिसिएशन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस SAR प्राइस. व्हाट इज मार्केट प्राइस 950. व्हाट इज SAR प्राइस माइनस 100. मतलब एप्रिसिएशन कितने का हो गया 850 का. क्लियर. अब देखो अगर ये एप्रिसिएशन किस तरीके से लोग सेटल करेंगे, या तो कैश दे देंगे या तो इक्विटी शेयर. अब यहाँ पे सो दिस एप्रिसिएशन इज 850 पर शेयर. ये सब चीज़ें पर शेयर की बात हो रही हैं. तो यहाँ पे अब इन कैश सेटल्ड SAR अगर कैश सेटल्ड SAR है तो जो 850 रुपीज़ पर शेयर है ये एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो रुपीज़ 850
per share shall be given in the form of cash to SAR grantee employees. Clear? तो SAR ग्रांटी एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, और अगर ये इक्विटी सेटल्ड SAR है, नाउ इन इक्विटी सेटल्ड SAR, अभी जो एप्रिसिएशन है, कितना एप्रिसिएशन है? नो एप्रिसिएशन है 850। मान लेते हैं कंपनी का फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? सो देयरफॉर 85 equity shares shall be given to SAR grantee in bracket में एम्प्लॉय। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होता तो आपको उतने वैल्यू का कैश दे दिया जाता है। तो यहाँ देखना है, इन केस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू और इन केस ऑफ fractional value cash shall be given. Clear? So यहाँ पे in case of fractional value cash shall be given, this is called SAR. अब देखो, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? Now such appreciation can be adjusted provided in the form of, ये appreciation कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? एक है कैश सेटल SAR, दूसरा है स्टॉक सेटल SAR। कैश सेटल SAR में आप एप्रिसिएशन किस पेमेंट में करोगे? कैश में। सो द एप्रिसिएशन बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। एंड स्टॉक सेटल SAR में आप SAR किस में दोगे? द एप्रिसिएशन बीइंग प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी सेटल्ड SAR। इसी को इक्विटी सेटल्ड SAR भी बोला जाता है। अब यहाँ पे what is further being said that the SAR scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated। तो आपको SAR स्कीम में बताना पड़ेगा कि स्कीम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे कंपनी के पास चॉइस है कि वो कैश सेटल्ड SAR रखे या इक्विटी सेटल्ड SAR रखे। सो कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट द कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड SAR। नाउ what is being said, however, in case of equity settled SAR scheme, if the settlement results in fractional shares, अभी उन्होंने डिस्कस किया था कि अगर इक्विटी सेटल्ड SAR स्कीम है और वहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स आ रहा है, देन द कंसिडरेशन फॉर द फ्रैक्शनल शेयर शैल बी सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, अच्छा मान लेते हैं मार्केट प्राइस, नाउ अनदर एग्जांपल में लेते हैं कि मान लेते हैं मार्केट प्राइस है 955 रुपीज़। क्लियर? अगर 955 रुपीज़ है तो कैश सेटल में एप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? एप्रिसिएशन आ जाएगा, देखो ना यहाँ पे SAR प्राइस 100 पर शेयर, मार्केट प्राइस 955 पर शेयर। देयरफॉर एप्रिसिएशन कितना हुआ?
955 माइनस 100, तो 855 पर शेयर, तो मार्केट प्राइस माइनस एसएआर प्राइस। क्लियर? तो यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस एसएआर प्राइस, तो यहाँ पे 955 माइनस 100 कितना हो गया? 855 पर शेयर। अब देखो, अगर 855 पर शेयर है, सी कैश सेटल्ड ऐसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन कैश सेटल्ड ऐसे यार पूरा 855 पर शेयर शैल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो यहाँ पे पूरा 855 पर शेयर कैश के फॉर्म में दे दिया जाएगा। 855 per share shall be given in the form of cash to SAR grantee, मतलब employee, and in equity settled SAR देखो एप्रिसिएशन कितना है? 855, पर शेयर, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़ पर शेयर। सो देयरफॉर क्या करेंगे? 85 शेयर्स, सो 85 इक्विटी शेयर्स shall be given to SAR grantee मतलब एम्प्लॉय प्लस ₹5 पर शेयर shall be given in cash to SAR grantee मतलब एम्प्लॉय। डन। दिस इज हाउ फ्रैक्शनल वैल्यू विल बी ट्रीटेड। तो यहाँ पे यही लिखा है, however in case of equity share SAR scheme, if the SAR results in fractional shares, then consideration for the fractional shares shall be paid in cash. अब देखो, now in case of the SAR scheme there shall be a minimum vesting period of 1 year. अच्छा, अब जैसे हम लोग ने ग्रांट ऑफ ऑप्शन पढ़ा था, जैसे ESOS का सिस्टम होता है ना, सेम तरीके से यहाँ पे सिस्टम होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रांट ऑफ SAR, देन देयर इज अ वेस्टिंग पीरियड, लॉकिंग पीरियड 1 ईयर का, उसके बाद वेस्टिंग पीरियड चालू होता है, फिर एक्साइज पीरियड चालू होता है। मतलब द सिस्टम ऑफ SAR एंड द सिस्टम ऑफ ESOS इज ऑलमोस्ट द सेम। अब यहाँ पे अच्छा, अगर आपके पास आज अगर आप कंपनी ने आपको SAR दिया है, ठीक है, तो इज इट नेसेसरी कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा ही? जरूरी है? नो। सेकेंडली, अगर कैश सेटल SAR हुआ तो आपको शेयर्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी है क्या? अगर एप्रिसिएशन भी हुआ तो भी आपको शेयर्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द एम्प्लॉय होल्डिंग SAR शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड और वोट in any manner enjoy the benefit of shareholder in respect of SAR granted to him or her, मतलब उसको कोई भी वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट नहीं मिलेगा। Now SARs shall not be offered unless the disclosure specified by SEBI are made by the company to the prospective SAR grantee, मतलब आप SAR ऑफर नहीं कर सकते जब तक आप SAR का डिस्क्लोजर प्रोस्पेक्टिव SAR ग्रांटी को डिस्क्लोज नहीं करते। क्लियर?
सो यहाँ पे SAR में सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे इन SAR पहले है ग्रांट ऑफ SAR, फिर मिनिमम लॉक इन पीरियड, जिसको हम लोग मिनिमम वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, इक्वल टू 1 year फ्रॉम ग्रांट ऑफ SAR। देन थर्ड है वेस्टिंग, फोर्थ है एक्सरसाइज, एंड फिफ्थ है सेटलमेंट ऑफ एप्रिसिएशन। अब ये चीज़ समझो, अभी सेटलमेंट ऑफ एप्रिसिएशन कितने तरीके से सेटल हो सकता है? SAR का सेटलमेंट कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। क्या क्या मेथड है? या तो कैश में सेटलमेंट कर सकते हैं, या तो इक्विटी में। अच्छा, अगर कैश में सेटलमेंट किया तो क्या एम्प्लॉयज़ को शेयर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? कैश। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। Read these points and read the example also. Read fast. So this was stock appreciation right. Now we are moving towards retirement benefit scheme. अब रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता क्या है? अब ये चीज़ समझो। सी, अगर हम लोग इंडिया एज अ कंट्री देखें ना, सो इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री बिकॉज 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। सो इंडिया इज़ ए यंग कंट्री, बट इंडिया में अगर मैं रिटायर्ड लोगों को देखता हूँ तो रिटायर्ड लोगों में सिर्फ 1% पॉपुलेशन ऐसी है रिटायर्ड लोगों की जो फाइनेंशियली एकदम इंडिपेंडेंट हैं एंड दे आर एंजॉइंग अ बेटर लाइफ कंपेयर टू देयर वर्किंग लाइफ। मतलब दे आर मेड गुड अमाउंट ऑफ सेविंग एंड वो लोग एक अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। 5% रिटायर्ड लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी वही लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं जो पहले वो लोग इंजॉय करते थे। मतलब कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट हाँ, एक डिसेंट जो नॉर्मल लाइफ पहले थी वही वो मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन 94% रिटायर्ड लोग इंडिया में ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद कंप्लीटली और पार्शली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अब अगर आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करोगे, आप अपनी फैमिली को देखो, नेबर्स को देखो, वहाँ पे जो रिटायर्ड लोग हैं क्या वो लोग फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं? यू विल गेट द आंसर। अब अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, वो क्यों हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस एंड सर्कमस्टांसेस, बट द पॉइंट इज दैट कि आज उनके बच्चे अच्छे हैं। आज अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके माता पिता पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो आपके माता पिता अच्छे हैं कि उनको विद रिस्पेक्ट विद प्रॉपर ऑनर उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन अराइज कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी निकलेगी, पता है क्या आपने को? नहीं। हमारे बच्चे कैसे होंगे पता है हमें? नहीं। क्या वो हमारी फ्यूचर में हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी फाइनेंशियल नीड को पूरा करेंगे? पता नहीं। घर पे रखेंगे या वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाएंगे? पता नहीं। कुछ भी हो सकता है ना। सो द पॉइंट इज दैट ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, ये बेसिकली स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जब आप वर्किंग हो, ठीक है, तो आपको सैलरी मिल रही है, आपको सैलरी के साथ आपके नाम पे ना सर्टेन शेयर्स निकाल के अलग से रख दिए जाते हैं जिनको आप कब बेच सकते हो? रिटायरमेंट के बाद, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सको। ये समझा? तो ये बेसिकली
जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, ये बेनिफिट स्कीम आपको कब बेनिफिट देने का इंटेंशन है इसका? आफ्टर रिटायरमेंट। तो इट इज़ मोर लाइक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अरेंजमेंट है ये, जिसमें आपके नाम पे कंपनी सर्टेन शेयर्स निकाल के रखता है, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स रखता है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स क्यों रखा जा रहा है? सो दैट कि आप उसको इजीली सेल ऑफ कर सको, क्लियर, वेन एवर रिक्वायर्ड, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। आप देखो तो इसमें क्या लिखा है, दैट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम means a scheme of the company framed in accordance with SEBI share-based employee benefit and sweat equity regulation 2021 dealing in the shares of the company or the shares of listed holding company। मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में आपको किसके शेयर्स मिल रहे हैं? कंपनी के या तो लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के, फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करना, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एज एप्लीकेबल अंडर द लॉज relevant to retirement benefits in India। So it is a scheme of company framed dealing in the shares of the company, so for providing retirement benefit to the employees। Clear? आप देखो अब यहाँ पे ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, दिस फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। सो जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम कंटेन द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिट अंडर द स्कीम एंड द मैनर इन विच द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड। तो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये बताया जाता है, और आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या बोला गया है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, नाउ इट सेज दैट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी और वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी विच हैज़ बीन ऑफर्ड अंडर द स्कीम टू द एम्प्लॉयज़। मतलब आप कितने वैल्यू के शेयर्स एम्प्लॉयज़ के लिए निकाल के अलग से रखे जाएंगे, मतलब लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स या कंपनी के शेयर्स कितने एम्प्लॉयज़ के लिए निकाल के अलग से रखे जाएंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? सो इट इज़ 10% ऑफ बुक वैल्यू और 10% ऑफ फेयर वैल्यू और 10% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द स्कीम। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द स्कीम, टोटल एसेट ऑफ द स्कीम विच एवर इज लेसर। अब ये क्या है? देखो टोटल एसेट ऑफ द स्कीम मतलब, सो यहाँ पे एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्कीम shall be decided by compensation committee। क्लियर? तो मतलब कंपनी के कुछ एसेट्स को आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अच्छा, उन एसेट्स की जो वैल्यू होगी उसका 10% बुक वैल्यू निकाला जाएगा, 10% फेयर वैल्यू निकाला जाएगा, 10% मार्केट वैल्यू, 3 डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगा। इन तीनों वैल्यू का विच एवर इज लेसर, उतने वैल्यू के शेयर्स क्रिएट किए जाएंगे, उतने वैल्यू के लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स या उस कंपनी के शेयर्स क्रिएट किए जाएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट शैल बी टेकन एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी वेदर ऑडिटेड और लिमिटेड रिव्यू। अच्छा, यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑडिटेड और लिमिटेड रिव्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड रिव्यू? तो यहाँ पे वेदर ऑडिटेड, तो लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब देखो यहाँ पे वेदर ऑडिटेड और लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू मतलब हम लोग कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं? अनऑडिटेड। सो लिमिटेड रिव्यू मतलब अनऑडिटेड। क्लियर? अब यहाँ पे कंपनी का जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है
वो कंफर्म करेगा दैट जो स्कीम है इज़ इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। क्या लिखा है? द सेक्रेटेरियल ऑडिटर shall certify compliance at the time of adoption of such balance sheet by the company. Clear? This is something is to be called as retirement benefit scheme. पूरा ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है? एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करना। कभी बेनिफिट प्रोवाइड करना? आफ्टर द रिटायरमेंट। क्लियर? Read this point. First point and third point is very important. So these is to be called as retirement benefit scheme. अब similar type of benefit है in the name of general employee benefit scheme. अब देखो, अब इस स्कीम का लॉजिक क्या है? पहले लॉजिक समझो। अच्छा, अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जब एम्प्लॉय को थोड़ा एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली ऐसे इवेंट एम्प्लॉय की लाइफ में कब आते हैं? अच्छा, मान लो बच्चों की एजुकेशन है तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए। कुछ घर में कोई बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब हेल्थ केयर इशू हो गया, कोई बीमार पड़ गया, मतलब दीज आर सर्टेन एरियाज। अगर डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, सो दीज आर द एरियाज वेयर यू नीड सम एक्स्ट्रा फंड। तो यहाँ पे जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम क्या है कि यहाँ पे कंपनी के शेयर्स या लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसको एम्प्लॉय कब बेच सकता है? ऑन स्पेसिफाइड रीजंस। तो स्पेसिफाइड रीजंस में ही बेचा जा सकता है। एंड वो रीजंस कौन से होंगे? वो स्कीम में दिए होते हैं। अगर शेयर्स बेचना है तो आपको कॉम्पनसेशन कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब दिस इज हाउ द बेनिफिट बिंग क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। क्यों क्रिएट किया जाता है? जिससे कि एम्प्लॉय की जो एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड, उस समय की एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया जा सके। क्या लिखा है? नाउ जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और GEBS मीन्स एनी स्कीम ऑफ अ कंपनी framed in accordance with SEBI share with employee benefit and sweat equity regulation 2021 dealing in the shares of company or the shares of its listed holding company for the purpose of employee welfare including, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ये स्कीम क्रिएट किया जाएगा। सो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम ऑफ द कंपनी now dealing in the shares of company of listed holding company for the purpose of employee welfare including, किन पर्पस के लिए इन शेयर्स को आप बेच सकते हो? हेल्थ केयर बेनिफिट, हॉस्पिटल केयर बेनिफिट, सो हॉस्पिटल केयर बेनिफिट्स और बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी और डेथ, स्कॉलरशिप फंड और एनी अदर बेनिफिट एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। मतलब सी दीज आर द इवेंट जब एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है, उस समय आपके नाम पे जो शेयर्स क्रिएट किए गए हैं उन शेयर्स को आप सेल ऑफ कर सकते हो। सो यहाँ पे किन किन पर्पस के लिए? हेल्थ केयर बेनिफिट, हॉस्पिटल केयर बेनिफिट, बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, डेथ, सिकनेस, डिसेबिलिटी, स्कॉलरशिप फंड, सच अदर बेनिफिट एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? Now GEBS shall contain the details of the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated. तो GEBS में आपको डिटेल ऑफ द स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा एंड किस तरीके से आप उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करोगे दैट विल बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी और वैल्यू ऑफ शेयर्स विद लिस्टेड होल्डिंग कंपनी which has been offered under the scheme of the employees. आप कितने वैल्यू के शेयर्स क्रिएट करते हो? मैक्सिमम वैल्यू, अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम which is something what we have studied in retirement benefit scheme also. तो 10% of the book value, 10% of fair value और 10% of market value of the total asset of the scheme. अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब टोटल एसेट ऑफ द स्कीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन से एसेट होंगे जो स्कीम में फॉर्मिंग पार्ट होंगे? सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पनसेशन कमेटी। सो यहाँ पे
assets forming part of the scheme shall be decided by compensation committee. Clear? अब यहाँ पे the value of the total assets shall be taken as appearing in the latest balance sheet of the company whether audited or limited review. इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल हम लोग जो एसेट ले रहे हैं now that is basically कंपनी की जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है उसके हिसाब से लिया जाता है. now whether audited और लिमिटेड रिव्यू. अब देखो यहाँ पे ना जो वर्ड लिमिटेड रिव्यू है जो सेम हम लोग डिस्कस किया था दैट कम्स इनटू पिक्चर इन केस ऑफ अनऑडिटेड रिजल्ट. अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स. क्लियर? अब यहाँ पे भी सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है सेक्रेटरी ऑडिटर कंपनी शैल वेरीफाई compliance at the time of adoption of such balance sheet by the company. तो secretary auditor अपना सर्टिफिकेट देगा that the requirement has been duly complied. This is called general employee benefit scheme. सिंपल वर्ड्स में ये एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जब एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा फंड चाहिए. Now that can be on account of healthcare reason, hospital care reason, that can be on account of sickness, accident, disability, death, scholarship. So these are the areas or these are the reasons or event when the employee may need additional fund. तो उस समय एम्प्लॉय की एडिशनल नीड फंड की नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करता है कंपनी के शेयर्स या लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को निकाल को अलग से रख दिया जाता है जो आप तब सेल ऑफ कर सकते हो अगर ये स्पेसिफाइड इवेंट हैपेंस होते हैं. तो यहाँ पे जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में लिखा जाएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा और स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट होगा. कितने शेयर्स हम लोग क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय के लिए. सो वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी और फिर लिस्टेड होल्डिंग कंपनी दैट which has been offered under the scheme to the employees कितना रखा जाएगा. तो 10% of book value, 10% of fair value, 10% of market value of the total asset of the scheme. इन तीनों का whichever is lesser. So that is nothing but asset forming part of the scheme shall be decided by the compensation committee. Clear? अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट. तो जो हम लोग टोटल एसेट देख रहे हैं बुक वैल्यू फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस इसमें जो हम लोग एसेट की जो वैल्यू देख रहे हैं दैट इज बीइंग टेकन एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी वेदर ऑडिटेड और लिमिटेड रिव्यू. क्लियर? एंड सेक्रेटरी ऑडिटर विल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड. रीड दिस पार्ट. अब यहाँ पे so these are 5 types of general employee benefit scheme, retirement benefit scheme. मतलब these are the 5 types of share with employee benefit. अब यहाँ पे power to relax strict enforcement of the regulation. अब इसमें क्या दिया हुआ है. now this is nothing but regulatory sandbox. अब regulatory sandbox क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन को मार्केट में इनोवेशन लाना है. Now, for furthering innovation, if a person wants to bring some changes and in that thing SEBI regulation is creating as a hurdle, तो वो SEBI के पास जाके एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है. अच्छा, अगर वो एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेगा अगर वो एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पे SEBI उसको एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम SEBI रेगुलेशन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. अच्छा, ये एग्जाम्पशन के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा SEBI को. आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको एग्जाम्पशन क्यों मिलना चाहिए. एंड देन वहाँ पे SEBI डिसाइड करेगा कि आपको एग्जाम्पशन देना है कि नहीं देना है. एंड वहाँ पे SEBI आपके ऊपर कुछ एडिशनल कंडीशंस जा सकता है कि आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा वेयर बाय सम कंडीशन में भी नीड टू बी कंप्लाइड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. मतलब यू हैव टू कंप्लाई इवन आफ्टर द एग्जाम्पशन पीरियड. तो क्या लिखा है ना SEBI में. अच्छा, ये रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है क्या? नहीं.
सेबी डिसाइड करेगा कि रिलैक्सेशन देना है या नहीं देना है. सो सेबी मे exempt एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding 12 months for furthering innovations related to testing new product, process, service, business model, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities market. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कितने दिन के लिए दिया जा रहा है? Not exceeding 12 months. तो यहाँ पे और ये क्यों दिया जा रहा है? फॉर मेकिंग, फॉर ब्रिंगिंग, फॉर फर्दरिंग इनोवेशन रिलेटेड टू टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, बिजनेस मॉडल इन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. अब यहाँ पे क्या दिया है? अब यहाँ पे जो भी एग्जाम्पशन दिया गया है उससे भी आपको देगा सब्जेक्ट टू द एप्लीकेंट फुलफिलिंग द कंडीशंस वेयर बाय सम कंडीशंस हैव टू बी कंप्लाइड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. तो क्या लिखा है? Now, any exemption granted by SEBI shall be subject to the applicant satisfying such condition as may be specified by SEBI, including conditions to be complied on continuous basis. अब देखो, सो यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है? सो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मीन्स अ लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट वेयर बाय न्यू प्रोडक्ट, process, services, business model, etc. may be deployed on a limited set of eligible customer for a specified period of time for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by SEBI. Now, अब देखिए, so this is called regulatory sandbox, जो हम लोगों ने पहले भी कई चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है. अब यहाँ पे what we have to understand is the procedure for issuing ESOP by a listed company. अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो अगर आपको ESOP इशू करना है बाय लिस्टेड कंपनी तो क्या कंडीशंस, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एडवांस बोर्ड मीटिंग नोटिस देना पड़ेगा. सो एडवांस नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर टू द स्टॉक एक्सचेंज where security company are listed and formation of compensation committee. मतलब आपको बोर्ड मीटिंग होने वाला है उसका एडवांस इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा. कितने दिन पहले? 2 days बिफोर, 2 वर्किंग डेज बिफोर. So an advance notice of the board meeting at least 2 working days before to the stock exchange. अच्छा, यहाँ पे आप बोर्ड मीटिंग की नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को दे दोगे जिसमें आप ये बताओगे कि कंपनी ESOP करने का सोच रहा है, कंपनी कॉम्पनसेशन कमेटी क्रिएट करेगा. अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन कमेटी क्या करेगा? वो ड्राफ्ट स्कीम बनाएगा ऑफ ESOP. अब यहाँ पे आप बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे एंड स्कीम को अडॉप्ट करोगे, अप्रूव करोगे, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे. सो होल्ड बोर्ड मीटिंग टू अडॉप्ट द फाइनल स्कीम, अपॉइंट द मर्चेंट बैंकर एंड अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. तो आप बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे, स्कीम को अप्रूव कराओगे, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे एंड जनरल मीटिंग की नोटिस दोगे जिसमें शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे. अब ये जो बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम है वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया जाएगा कितनी देर के अंदर? विद इन 30 minutes ऑफ कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग. सो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज ऑल्सो टू बी नोटिफाइड विद इन 30 minutes ऑफ द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग. अब यहाँ पे क्या दिया है? एन एडवांस नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी आर लिस्टेड. तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग होल्ड करने के पहले एन एडवांस नोटिस जनरल मीटिंग एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. नाउ अब यहाँ पे जनरल मीटिंग होल्ड किया जाएगा फॉर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर. नाउ आउटकम ऑफ द जनरल मीटिंग इज ऑल्सो टू बी नोटिफाइड 30 minutes द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पे जनरल मीटिंग होल्ड किया जाएगा, जनरल मीटिंग का आउटकम भी आप स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे. इसके बाद
अब यहाँ पे बिकॉज कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फॉर्म MGT 14 विद इन 30 to the पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विद ROC। अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे सो फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इशूड परसुएंट टू ESOP company shall obtain in principle approval of the stock exchange before issuing shares. Now where it proposed to list the said shares, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज का एक इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे कंपनी आपको ऑप्शंस ग्रांट करेगा, सो इशू ऑफ लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़ along with letter of acceptance of option. Now अब यहाँ पे जब एम्प्लॉय अपना एक्सेप्टेंस देगा सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी उसको बोले कि आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन अलॉन्ग विद अपफ्रंट पेमेंट इफ एनी फ्रॉम द एम्प्लॉय इशू द ऑप्शन सर्टिफिकेट। अब now what is further being said that after the expiry of vesting period not less than 1 year the option shall vest in the employees। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद मतलब यहाँ पे जिसको हम लोग मिनिमम वेस्टिंग पीरियड या लॉक इन पीरियड बोलते हैं कितना होता है, मिनिमम 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद आपका वेस्टिंग पीरियड चालू होगा जब आपके सारे ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगे। बट द क्वेश्चन अराइज कि क्या उसी समय आपको अलॉट भी कर दिया जाएगा? नहीं, अलॉटमेंट कब किया जाएगा? जब ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एट दैट टाइम द कंपनी शैल इशू अ लेटर ऑफ वेस्टिंग अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। नाउ रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट इज बीइंग सेड दैट अब कंपनी क्या करेगा, बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगा एंड जो एम्प्लॉयज़ ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है अलॉन्ग विद एक्सरसाइज प्राइस जो पे किया है उसके बेसिस पे कंपनी ऑप्शंस के अगेंस्ट में शेयर्स इशू करेगा। सो होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एट अ सुटेबल इंटरवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द ऑप्शनेस मतलब एम्प्लॉयज़। नाउ तो यहाँ पे अब कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट डिस्पैच किया जाएगा। सो डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट और क्रेडिट द शेयर्स टू द अलॉटी विद द डिपॉजिटरी। मतलब लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाएगा अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुए, और या तो डिपॉजिटरी के संग डीमैट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुए। क्लियर? व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड that make an application to the stock exchange for listing of shares so allotted। मतलब जो शेयर अलॉट हुए हैं उनकी लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया जाएगा। व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट रिसिप्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की लिस्टिंग कराई जाएगी एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया जाएगा इन फॉर्म PS3 कितने दिन के अंदर, विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट। So these are the procedure with respect to the issue of ESOP। इसमें सिर्फ highlighted भी पढ़ा ना, now that is also more than sufficient। Clear? Just read the highlighted part and then we'll move to the last part of the chapter, that is definition of employees as per Companies Act, and then this chapter will get over. Read only the highlighted part very properly. So now we are moving towards the last part of the chapter, and that is called meaning of employees as per Companies Act। अब देखो, now before we go to the meaning of employees as per Companies Act, I wanted to revise the meaning of employee as per SEBI regulation। हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया था, and we have written the definition of employees for share based employee benefit। यहाँ पे
दिस इज definition of employee for share based employee benefit. क्लियर? अब एक बार पहले इस डेफिनेशन को रीड करिए. क्लियर? एंड देन वी गो टू द कंपनी डेफिनेशन. विल सी दैट how the definition of the Companies Act is similar to the definition under SEBI regulation. Read fast. अब यहाँ पे क्या दिया है? अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट में एम्प्लॉयज़ की क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे क्या लिखा है, दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन. तो एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन कंपनी ने क्या बोला है? सो 2 सबसेक्शन 37 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन एज एन ऑप्शन given to the directors, officers and employees of the company or its holding company or subsidiary company. मतलब यहाँ पे आप एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन किसको दे रहे हो? कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, कंपनी के होल्डिंग कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के, और कंपनी इफ एनी विच गिव्स सच डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़ द बेनिफिट और राइट्स टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट मिल रहा है, एक राइट मिल रहा है कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो परचेज कर सकते हैं. अब एक चीज़ समझो, हम लोग जब सब्सक्राइब की बात करते हैं तो दैट इज़ समथिंग दैट सब्सक्राइब कहाँ से होता है? कंपनी से. एंड हम लोग जब शेयर्स को परचेज की बात करते हैं तो परचेज कहाँ से होता है? मार्केट से. क्लियर? तो यहाँ पे टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, आप कंपनी के शेयर्स को आपको फ्यूचर में मिलेगा. किस प्राइस पे मिलेगा? एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. क्लियर? अब देखो, सो एज पर सेक्शन 62(1)(b ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन ऑफर शेयर्स टू द एम्प्लॉयज थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. तो अगर कंपनी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. हाउएवर, pursuant to the notification dated 5th June, a private company may issue shares to its employees by passing ordinary resolution in general meeting. अब चीज़ देखना, provided such private company has not made default in financial statement in filing of financial statement or annual return. या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न. तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़ को शेयर दे सकता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. कंडीशन है कि ये प्राइवेट कंपनी में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न. अब यहाँ पे that for the purpose section 62(1)(b and rule 12 employees means, अच्छा एम्प्लॉयज़ किसको बोला गया है? हम लोग जब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो who are the employees? तो एम्प्लॉयज़ का मतलब है फर्स्ट परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी who has been working in India और आउटसाइड इंडिया. मतलब वो पर्सन जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है. और सेकेंड, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन कौन सा डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इसके अलावा एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड. अब ये चीज़ समझो, यहाँ पे
इफ़ यू रीड दिस डेफिनेशन एंड कंपेयर विद द डेफिनेशन ऑफ सेबी रेगुलेशन, वहाँ पे एसोसिएट कंपनी भी कवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी कवर हो रहा है। तो वहाँ पे ग्रुप कंपनी विच इंक्लूड एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, तो वहाँ पे एसोसिएट कंपनी कवर हुआ था, बट अंडर कंपनीज दैट इट इज़ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, यहाँ पे किसको एक्सक्लूड किया है? एन एम्प्लॉय हु इज़ अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप। तो अगर जो पर्सन प्रमोटर है, ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, वो इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड, अ डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी। मतलब कंपनी का डायरेक्टर जो अकेले इधर हिमसेल्फ या तो अपने रिलेटिव के थ्रू कितना होल्ड कर रहा है इक्विटी शेयर्स, मोर देन 10%। ये जो दो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इनको कवर नहीं किया जाता अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन स्टार्टअप कंपनी में आप देखो, सो इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी एज डिफाइंड अंडर नोटिफिकेशन डेटेड, द कंडीशन mentioned in 1 and 2 shall not apply up to 10 years from the date of incorporation or registration। तो स्टार्टअप कंपनी में 10 साल तक की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब स्टार्टअप कंपनी में आप ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ऐसा डायरेक्टर जिसके पास 10% से ऊपर इक्विटी शेयर्स है, वो पर्सन को भी आप एम्प्लॉय बोलोगे, और अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में बेनिफिट दे सकते हैं। क्लियर? रीड द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय अंडर कंपनीज एक्ट। अब देखिए, सो दिस मच पार्ट वी हैव डन। अब इस चैप्टर के ना हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। इफ़ यू गो टू द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक आप लोगों के लिए छोड़ा था, एंड आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि दिस इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग when we'll complete this entire chapter, then we'll discuss this entire thing, that is basically the companies covered। तो यहाँ पे companies covered में किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, क्या कवर किया गया है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग नाउ। सो अब हम लोग चालू कर रहे हैं इस टॉपिक को। जस्ट इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। अब इसको भी देख लेते हैं एंड देन द एंटायर चैप्टर विल गेट ओवर। अब तो क्या लिखा है, सो यहाँ पे सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी 2021 जो है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज को कवर किया गया है। सो कंपनीज कवर्ड में नाउ द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 shall apply to any company whose equity shares are listed on recognized stock exchange in India and who seeks to issue sweat equity share or has a scheme। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, सो यहाँ पे क्या दिया है, सो ये जो प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट है एंड स्वेट इक्विटी एक्सचेंज किस पे एप्लीकेबल हो रहा है। नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब जो इंडिया में जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं एंड हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी और हैज़ अ स्कीम। आप देखो, हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स और हैज़ अ स्कीम। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें कवर हो रही हैं, एक स्कीम, दूसरा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे हम लोग जब स्कीम की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। अच्छा, शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या कवर होता है, सो वी टॉक अबाउट ESOS, ESPS, SARS, GBS, RBS। क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल, सो दिस एंटायर सेबी रेगुलेशन इज एप्लीकेबल लिस्टेड कंपनी के ऊपर जो या तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने जा रहा है या तो स्कीम है। और ये स्कीम किस चीज़ के लिए है, फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड, इन्वॉल्विंग डीलिंग इन और सब्सक्राइबिंग टू और परचेजिंग सिक्योरिटी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, या तो आप सिक्योरिटीज, कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज कर रहे हो या तो डील कर रहे हो। सो डीलिंग सबसे परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेटिस्फाइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे इसमें से किसी भी एक कंडीशंस को कंप्लाई किया जा रहा है। क्या कंप्लाई किया जा रहा है, द स्कीम इज सेट अप बाय द कंपनी और बाय अदर कंपनी इन इट्स ग्रुप। तो स्कीम को या तो कंपनी ने सेट किया है या तो किसी और कंपनी ने विद इन द ग्रुप कंपनी ने सेट किया है। द स्कीम इज फंडेड और गारंटीड बाय द कंपनी और एनी द कंपनी इन इट्स ग्रुप। अब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेटअप, फंडेड और गारंटीड, कंट्रोल और मैनेज। अब या तो स्कीम को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है कौन, कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इट्स ग्रुप। नाउ तो या तो स्कीम को कंपनी या कोई ग्रुप कंपनी सेट कर रहा है, या तो स्कीम को कंपनी या कोई ग्रुप कंपनी फंड कर रहा है, या तो स्कीम को कंपनी या कोई ग्रुप कंपनी कंट्रोल या मैनेज कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या बोल रहा है, सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी कब एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या लिखा है, द प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रेफरेंशियल इशू एज स्पेसिफाइड इन इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 shall not applicable in case of a company issuing new shares in personal compliance of these regulation except where specifically provided for in this regulation। मतलब ये जो रेगुलेशन है, अगर हम लोग प्रेफरेंशियल इशू की बात कर रहे हैं, सो प्रेफरेंशियल इशू नाउ दिस विल बी कवर्ड एज पर आईसीडीआर रेगुलेशन। नाउ दैट प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से होगा। नाउ शैल नॉट बी एप्लीकेबल in case of a company issuing new shares in pursuance of these regulation। मतलब अगर इस रेगुलेशन के हिसाब से, इस रेगुलेशन मतलब सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 के हिसाब से अगर कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिया है, तो फिर प्रेफरेंशियल इशू की जो रेगुलेशन है आईसीडीआर वो एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस रेगुलेशन। अब देखो इसको ना एक थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में इलेबोरेट करते हैं, बट फर्स्ट रीड दिस मच पार्ट एंड देन इसको हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम के फॉर्म में इलेबोरेट करते हैं। रीड दिस मच पार्ट, द स्कीम इज सेटअप, स्कीम इज फंडेड और गारंटीड, स्कीम इज मैनेज और कंट्रोल। क्लियर, रीड दिस मच पार्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए now what has been specified, now it basically says that the provision pertaining to preferential issue, now preferential issue का जो provisions है as specified under SEBI ICDR Regulation 2018 now shall not be applicable। so यहाँ पे what is being said as shall not be applicable, तो ICDR का जो preferential issue का provisions है वो applicable नहीं होगा। कब, in case of company issuing new shares इन पर्सनल कंप्लायंस ऑफ दीज रेगुलेशन। मतलब अगर कंपनी नए शेयर इशू कर रहा है एज पर शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, तो फिर प्रेफरेंशियल इशू एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस रेगुलेशन। मतलब अगर इस रेगुलेशन में स्पेसिफिकली बोला है कि आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा तो ही आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, देखो, so we can put in this way, so यहाँ पे now shares issued to employees, तो shares issued to employees under share base employee benefit so shares issued to employees under
शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। अच्छा, हम लोग जब शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करते हैं तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ESOS, ESPS। तो यहाँ पे ESOS, ESPS, SAR, GBS, RBS। नाउ अब यहाँ पे अंडर स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर रहा है अंडर शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट या स्वेट इक्विटी, नो इट शैल बी, तो ये किससे रेगुलेटेड होगा? तो शैल बी रेगुलेटेड। तो यहाँ पे नो शैल बी शैल बी, तो अगर शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स के हिसाब से अगर शेयर्स इशू किए गए हैं तो कौन सा सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे तो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021 will apply and SEBI ICDR regulation 2018 not apply। क्लियर? तो कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, ICDR एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? तो ICDR में कौन सा पार्ट? ठीक है, ICDR shall not apply, share the employee benefit and sweat equity regulation shall apply। Clear? This is what they are saying under the applicability and non-applicability part, and with this the chapter called share with employee benefit is over।